नमस्कार दोस्तों, बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद ये ब्रेकिंग आप लोगों के बीच हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये चौंकाने वाला खुलासा, एक ऐसा खुलासा जिससे आप चौंक जाएंगे और यहां से आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फिर से भरोसा करना थोड़ा कम कर देंगे, या ये कहेंगे आप कि शायद ये जो चुनाव अभी बीते हैं, लोकसभा चुनाव, उसमें खूब धांधली हुई है और यहां एनडीए की जो सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जिस पर विराजमान है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, वो कहीं ना कहीं बेईमानी के सहारे यहां तक पहुंची हुई ये सरकार है, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें जो आ रही थी अभी तक, उसकी चर्चा तो हो ही रही थी, लेकिन इस बीच एक खुलासा, और ऐसा खुलासा जिसके बाद से कहीं ना कहीं ये जितनी भी अभी तक संभावनाएं, आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, उस पर एक तरह से कहा जाए तो निशान लगाते हुए, वो निशान जिसमें कहीं ना कहीं आप ये मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हां, सचमुच यहां धांधली हुई है। लेकिन आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनको संसदीय दल का नेता चुना गया था, एनडीए संसदीय दल का नेता, और उन्होंने एक बैठक रखी थी दिल्ली में संसद के सेंट्रल हॉल में, उसमें उन्होंने भाषण में क्या कुछ कहा था। भाषण देते वक्त उन्होंने लगभग 1.5 घंटे के भाषण में एक बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। आइए जरा पहले इसको सुनते हैं, और इस ब्रेकिंग न्यूज में आपको हम क्या बताने वाले हैं इसका खुलासा भी करेंगे, और यहां से एक चौंकाने वाली खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के उस भाषण को आज याद करना यहां इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि ईवीएम जिंदा है या मर गया, वो बात यहां पर ईवीएम जिंदा भी है, मरा नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिंदा है, मरी हुई नहीं है, लेकिन उसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ धांधली हुई है। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ पुलिस के ऑफिसर्स कह रहे हैं, और इस पर एफआईआर भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। ये सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। पहले नरेंद्र मोदी को सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे थे सेंट्रल हॉल में जब भाषण दे रहे थे। तो मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की। जी हां, इसी 4 जून शाम आते आते एक खेल होता है उधर मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर। जी हां, 4 जून की शाम आते आते मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट जो है, नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट जीतती है शिवसेना उद्धव गुट। 681 वोटों से विजयी घोषित किया जाता है शिवसेना उद्धव गुट को, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के अमोल कीर्तिकर को 681 सीटों से वोटों से उन्हें विजयी घोषित किया जाता है। लेकिन शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर ने इस पर आपत्ति जताई, और इसके बाद रिकाउंटिंग होती है, और शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर को जीता हुआ घोषित किया जाता है मात्र 48 वोट से। लेकिन ये 681 वोटों से जीतने वाले कीर्तिकर जो हैं, अमोल कीर्तिकर, यहां अब हारे हुए घोषित कर दिए जाते हैं, और 48 वोटों से जीत बता दी जाती है शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर को। कहानी यहां से शुरू होती है दोस्तों, कहानी यहां से खत्म नहीं होती है, बल्कि कहानी यहां से शुरू होती है। ये जो आप अखबार देख रहे हैं, वायकर किन बुक्ड फॉर काउंटिंग डे ब्रीच, काउंटिंग डे ब्रीच, यहीं से शुरुआत होती है। और यह बुक कैसे किया जाता है, कैसे गिरफ्तार किया जाता है, कैसे एफआईआर दर्ज होता है, यह पूरी कहानी आज हम आप तक लेकर आए हैं। और यहीं से यह जो पूरा का पूरा मामला, यह जो लोकसभा का भी चुनाव बीता है, इस चुनाव में क्या और भी धांधली हुई है,
यह समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। उनका भी स्वागत करते हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। और यहां से एक बड़ा खुलासा जो आज हम अपने दर्शकों तक रख रहे हैं, यहां थोड़ी सी बात मैंने रखी है कि कैसे अमोल कीर्तिकर, शिंदे गुट के अमोल कीर्तिकर जो हैं उद्धव गुट के हैं, शिवसेना और मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से वो जीते हुए 681 सीटों से वोटों से जीते हुए बताए जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या कुछ होता है कि 48 वोट से ये साहब जीत जाते हैं, और जो साहब जीतते हैं वो शिवसेना गुट के हैं और रविंद्र वायकर उनका नाम है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। ये आप देखिए, मिड डे अखबार, मुंबई का बड़ा नामी गिरामी अखबार है, ये लिखता है वायकर स्किन हैड फोन दैट अनलॉक्स ईवीएम। उनके पास वायकर, यानी कौन वायकर? तो ये रविंद्र वायकर जो जीते हुए 48 वोटों से जीते हुए घोषित किए जाते हैं। इनका जो एक रिलेटिव है वो उस फोन को लेकर वहां काउंटिंग सेंटर पे जाता है, नेस्को जहां पर ये काउंटिंग हो रही थी वहां जाता है, जिसका कनेक्शन जिसको वाईफाई के जरिए जोड़ा गया था ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। ओटीपी रिसीव करके आप ईवीएम को हैक कर सकते थे। और ये सारी बातें, सारे खुलासे किए गए हैं पुलिस के द्वारा जब एफआईआर दर्ज किया गया है। और ये जब मामला सामने आया है तो अभी बहुत कुछ हो रहा है, इस पे हम आएंगे। लेकिन उससे पहले 2 ट्वीट आपके सामने रखना हम चाहते हैं। पहला ट्वीट राहुल गांधी का। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। राहुल गांधी इसी के बाद और इसी मसले को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। यह कह रहे हैं राहुल गांधी कि, और साफ साफ इन्होंने कहा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है और यही ट्रांसपेरेंसी, यही पारदर्शिता की बात और गंभीर चिंता की बात लगातार हो रही है। और यहां से ईवीएम जो है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ शिवसेना सांसद, उद्धव गुट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती हैं? लिख रही हैं कि ये उच्चतम स्तर पर, हाई लेवल पर धोखाधड़ी है और फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोता रहता है। हेर फेर करने वाले विजेता का रिश्तेदार मतगणना केंद्र पर एक मोबाइल फोन ले जा रहा था जिसमें ईवीएम मशीन को अनलॉक करने की क्षमता थी। ये कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी। यदि ईसीआई ने, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कड़ा कदम नहीं उठाया तो ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद का सबसे बड़ा घोटाला, बड़ा चुनाव परिणाम घोटाला हो सकता होगा और यह लड़ाई अदालतों में देखने को मिलेगी। इस बेशर्मी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। यह कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी हो या राहुल गांधी हो, इन तमाम नेताओं ने इस न्यूज के साथ में, इस क्लिपिंग के साथ में अपने अपने ट्वीट को शेयर किया है, साझा किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी एक ट्वीट किया है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तमाम अलग अलग जगहों से और बहुत सारे लोग आज एक्स पर, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसमें आगे और हम बढ़ेंगे, लेकिन एक पहला ओपनिंग कमेंट आपसे चाहूंगा प्रशांत टंडन जी। ईवीएम जिंदा है या मर गया, यह कहने का मतलब क्या था नरेंद्र मोदी का? और अब जब यह मामला सामने आ रहा है और दूसरी तरफ एडवोकेट हैं, मिश्रा जी हैं इधर दिल्ली में, उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जो काउंटिंग हुई है उसमें 48 लाख वोट ऐसे हैं जो ईवीएम में नहीं पड़े लेकिन काउंटिंग हुई है उसकी। उस पे भी जाएंगे हम। ईवीएम अभी भी, एलन मस्क का आपने वो देखा होगा बयान, उन्होंने भी कहा है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ईवीएम में छेड़छाड़ और हैकिंग की गुंजाइश है और खासकर एआई के जमाने में। ये कह रहे हैं एलन मस्क। तो यानी हर तरफ ईवीएम पे चर्चा और इसके बीच जरा कांग्रेस के ट्वीट को भी देख लेते हैं हम। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोट से हुई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों जुड़ा था?
दूसरा सवाल है, जहां वोटों की गिनती हो रही थी वहां मोबाइल फोन कैसे पहुंचा? सवाल कई हैं जो संशय पैदा करते हैं। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या यह सिर्फ स्पष्टीकरण से यहां मामला सुधर जाएगा या यहां से पूरा निराकरण करना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है? चंडीगढ़ का मामला हो या ऐसे मुंबई नॉर्थ वेस्ट का मामला हो, मामले तो बहुत उजागर हो रहे हैं, धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, हो सकता है और भी आए। और कई मामलों को दबाया जा रहा है, कई पर एफआईआर नहीं दर्ज किए जा रहे हैं, कई को रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दिया गया है लेकिन उसको अभी तक वैलिड नहीं माना गया है और रिकाउंटिंग नहीं हो रही है। कई सारी अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं। प्रशांत टंडन जी। जी देखिए राजीव जी, पहले इस मामले को समझते हैं, क्योंकि ईवीएम से जुड़ी बहुत सारी बातें सामने आई हैं पिछले कुछ दिनों में, जब से चुनाव के नतीजे आए हैं। ये मामला 600 से ऊपर वोटों से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। उसके बाद रिकाउंटिंग की रिक्वेस्ट जाती है और उसी वक्त ये जनाब, जो कि रविंद्र वायकर के रिश्तेदार हैं और जिनका नाम है मंगेश पांडेकर, ये जाते हैं और ये काउंटिंग सेंटर में मोबाइल फोन के साथ देखे जाते हैं। उन वोटों की काउंटिंग होती है जो पोस्टल बैलेट कंप्यूटर के थ्रू प्राप्त हुए थे और उस कंप्यूटर को ये अपने ओटीपी के जरिए अनलॉक कर देते हैं। अभी तक ये सामने आया, जो पुलिस की जांच चल रही है, क्या इन्होंने ईवीएम को भी अनलॉक किया था, क्या ईवीएम के काउंट भी हुए थे, ये जांच में अब आएगा। लेकिन ये तय है कि काउंटिंग का सिस्टम ये इनके मोबाइल फोन के ओटीपी से अनलॉक हुआ। पुलिस इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने इनका फोन भी जब्त कर लिया है और उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी कैमरा वहां जरूर होगा जिसकी फुटेज सामने आई होगी। पुलिस को ले लेनी चाहिए चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग का इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया और ये इशारा कर रहा है कि किस तरीके से तमाम हार जीत हुई होंगी, जो कम अंतर वाली हार जीत है। एक बात, अब मोदी साहब जो कह रहे हैं तो इन्हीं की सरकार, एनडीए की सरकार, उन्हीं की पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है जी। उन्हीं की पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के लोगों को का फोन जब्त किया है और उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। अब इस पे स्पष्टीकरण चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो आपने एलन मस्क की उठाई, देखिए एलन मस्क के बयान से ये मामला दुनिया भर में चला गया है और उन्होंने भारत के संदर्भ में नहीं किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्राइमरीज हो रही हैं। उन प्राइमरीज के एक चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल हुई है, लेकिन देखिए वहां का सिस्टम क्या है, वहां भी वीवीपैट है। पेपर ट्रेल से ईवीएम का डेटा मैच नहीं हुआ। उन्होंने पेपर ट्रेल से गिनकर उसी के रिजल्ट को माना और घोषित कर दिया। उस पर एलन मस्क, जो ट्विटर या एक्स के मालिक हैं और टेक्निकल कंपनी चलाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल कंपनियों में से एक कंपनी चलाते हैं वो, उनका कहना है कि ईवीएम हैक हो सकती है, एआई के थ्रू भी हैक हो सकती है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला जो है जुड़ता है उस वक्त जबकि ईवीएम को लेकर यहाँ बहस हो रही है। अमेरिका में जिस कंपनी ने उस ईवीएम को सप्लाई किया था उसके खिलाफ जांच बैठ गई जी। आप देखिए कि वहां सिस्टम कैसे चलता है कि उन्होंने दो काम किए, एक पेपर ट्रेल की गिनती की और उस पेपर ट्रेल की गिनती के मुताबिक चुनाव घोषित किया, ईवीएम के डेटा को नहीं लिया, और दूसरा कि जिस कंपनी ने वो ईवीएम सप्लाई की थी उसके खिलाफ जांच बैठा दी। हमारे यहाँ मामले उससे गंभीर आरोप लगे हैं, पुलिस तक मामला पहुंच गया, लेकिन अभी चुनाव आयोग शांत है। जी।
उसके अलावा देखिए, और मैं इसको अगर जो समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, मैं उसके आगे भी जाता हूं। राजीव जी, जो तमाम सारी रिसर्च हुई है, जो बात सामने आई है, वो बहुत चौंकाने वाली बात है जी। 5.5 लाख वोट 362 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में एक्स्ट्रा पाए गए, जिनको डिस्कार्ड किया गया, जिनकी गिनती नहीं हुई। ये डिस्कार्ड वाले जो वोट है, जिनकी गिनती नहीं हुई, जिनको रद्द कर दिया गया, ये किसके थे वोट और ये कहां से आ गए? एक बात। दूसरी बात कि 35,000 वोट 176 लोकसभा कंस्टिट्यूंसीज में 35,000 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। ये एक्स्ट्रा वोट कहां से आए हैं? मैंने पहले बताया कि 5.5 लाख वोट को डिलीट किया गया है 362 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में जी। और 35,000 वोट एक्स्ट्रा है ईवीएम काउंट में। ये ईवीएम काउंट में एक्स्ट्रा वोट कहां से आ गए? उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने इसकी एक सफाई दी है, जो कि बहुत कन्विंसिंग नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी ये जो 17C फॉर्म में जो भरा जाता है, उसमें भरने में क्लरिकल मिस्टेक हुई है। 5.5 लाख वोट, तो ये बहुत देशव्यापी है। और अगर 1 मिनट का आप टाइम दें तो मैं आपको पढ़ के सुना। बिल्कुल प्लीज, बिल्कुल। तमिलनाडु में 14,30,000, तमिलनाडु की तिरुवल्लुर सीट पर 14,30,738 वोट जो है ईवीएम के वोट थे। ईवीएम के वोट जो काउंट हुए वहां पे, वो 14,13,947, यानी 16,791 वोट कम काउंट हुए जी। ऐसी असम में कोकराझार में 10,760 वोट कम काउंट हुए हैं। उड़ीसा के ढेंकनाल सीट पर 9,427 कम वोट काउंट हुए हैं। केरल में अलपुजा की सीट पर 7,928 वोट कम काउंट हुए और आंध्र प्रदेश की गुंटूर में 7,928 वोट कम काउंट हुए। यानी जितने वोट वहां मिले और जितने ईवीएम पे आए, वो ईवीएम पे इतने वोट कम काउंट हुए। ये बड़े पैमाने पर इस तरीके की बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज जो है वो सामने आ रही है राजीव जी। और ये बड़ा एक चिंता का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पर, तो अभी रिसर्च बड़ी प्राइमरी है, जिसमें ये डिस्क्रिपेंसीज, ये अंतर जो दिखाई दे रहा, और ये अंतर अभी इसकी भी रिसर्च होनी है कि क्या इस अंतर ने हार जीत के फैसलों को भी प्रभावित किया है। उस पर अभी तमाम रिसर्च हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस पे सामने आना चाहिए कि ईवीएम को लेकर, चुनाव की काउंटिंग को लेकर बहुत सारी धांधलियां, गड़बड़ियां सामने आ रही, जिन पर गंभीर आरोप है कि इन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चुनाव को प्रभावित करने का मामला जो है, ये जो सामने जो खुलासा हुआ है, 48 वोटों से जीते हुए शिंदे गुट के जो अब सांसद बन चुके हैं शिवसेना शिंदे गुट से रविंद्र वायकर, ये 681 वोटों से हार जाते हैं अमोल कीर्तिकर से, जो शिवसेना उद्धव गुट के हैं। और इसके बाद रविंद्र वायकर शिवसेना शिंदे गुट वहां पर क्लेम करता है, रिकाउंटिंग की बात करता है। और रिकाउंटिंग के समय रविंद्र वायकर के जो रिश्तेदार हैं वो मोबाइल के साथ वहां मौजूद रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम में के जरिए, यानी कि जो पोस्टल बैलेट जो इलेक्ट्रॉनिकली उसकी काउंटिंग होती है, और उसमें जो इस्तेमाल किया गया ओटीपी, वो ओटीपी इनके मोबाइल से गया है। अब यहां पे बवाल मचता है
कि आखिर ये साहब जो हैं यानी रविंद्र, शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर के रिश्तेदार, आखिर वो क्या कर रहा था वहां पे और वो क्यों मोबाइल लेके वहां गया, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद रविंद्र वायकर को जीता हुआ 48 वोटों से घोषित कर दिया जाता है। पोस्टल बैलेट सिस्टम को अनलॉक करने के लिए उसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया और ओटीपी जनरेट किया गया। ईवीएम मशीन के जरिए वोटों की गिनती के दौरान उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर आगे चल रहे थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम पर वोटों की गिनती हुई तो कीर्तिकर पिछड़ गए और मात्र 48 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन जब इस मामले में हंगामा मचा तो पुलिस की एंट्री भी हो गई। वनराई पुलिस का कहना है कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडिलकर जिस फोन का इस्तेमाल काउंटिंग सेंटर में कर रहा था वो ईवीएम से जुड़ा हुआ था। जी हां, जिस फोन का वो इस्तेमाल कर रहा था रविंद्र वायकर का रिश्तेदार मंगेश पंडिलकर, वो ईवीएम से वो फोन जुड़ा हुआ था और इसी मोबाइल फोन से ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट किया गया। ये सब 4 जून को नेस्को सेंटर मुंबई में के अंदर किया गया जहां चुनाव की काउंटिंग की जा रही थी। वनराई पुलिस ने आरोपी मंगेश पंडिलकर और दिनेश गुरव को सीआरपीसी की धारा 41A का नोटिस भी भेजा, जो एनकोर चुनाव आयोग की तरफ से शुरू किया गया था, जांच शुरू की गई थी। और ये सारे जो हैं ये यहां से कहानी जो है धीरे धीरे पुलिस के उसमें, ये मैं इसलिए ये समाचार पढ़ के सुना रहा हूं जो यहां लिखा हुआ है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि अखबारों में आज एक नहीं 2-3 अखबारों ने इस खबर को छापी। मिड डे ने उसके अलावा लोकमत ने, ऐसे अखबारों ने यह मामला अब पूरा का पूरा उछाल पे है। लेकिन देश का वो मीडिया जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है, जरा खोज लीजिए ये खबर कहीं है क्या। दबाने की पूरी कोशिश। अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं देखिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, यह बात भाजपाई साफ करें। आगामी चुनाव सिर्फ बैलेट पेपर मतपत्र से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। यहां पर एलन मस्क का जो ट्वीट है उसको इन्होंने रीपोस्ट करते हुए और कोटेड ट्वीट यहां पर कोट करते हुए लिख रहे हैं अखिलेश यादव, जो अभी आप देख रहे थे। तो ये आखिर भाजपाइयों को नरेंद्र मोदी आखिर क्यों कह रहे हैं कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। नरेंद्र मोदी अगर ये बात जिस दिन खुद को संसदीय दल का नेता चुने जाते हैं और अपना भाषण देते हैं उस समय कह रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं प्रशांत टंडन जी, इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है। क्या नरेंद्र मोदी को पता नहीं कि क्या खेला चल रहा है। सरकार के पास तो सब कुछ होता है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बैलेट पेपर, और बार बार मुझे यह लगता है कि यह कहानी खत्म नहीं हुई है और कहानी की शुरुआत यहां से होगी और बहुत जबरदस्त शुरुआत होने वाली है, क्योंकि यह धांधली और ये तो साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कई जगहों पे, चाहे आप देख लीजिए बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो या गुजरात या राजस्थान या छत्तीसगढ़, सब जगह खेला हुआ है। और ये बात लगातार वो सिविल सोसाइटी के लोग, आप हम जैसे लोग जो पत्रकार हैं, इस मसले पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और विपक्ष भी इस पर चर्चा करता रहा, लेकिन थोड़ा दबकर चर्चा करता रहा। जरूरत है विपक्ष को खुल के इस पर आंदोलन छेड़ने की, जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेके एक बार नहीं बल्कि कई बार जाने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को जिस प्रकार रफा दफा करने की कोशिश की, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ डायरेक्टिव्स के साथ साथ इस मसले को कहीं किनारे लगाने की कोशिश हुई है न्यायपालिका की तरफ से। आखिर भरोसा किस पर किया जाए प्रशांत टंडन जी, और नरेंद्र मोदी किस अभिमान से यह बात कह रहे थे प्रशांत टंडन जी कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। राजीव जी, ये तो वहां का जो रिटर्निंग ऑफिसर है और जो पोलिंग ऑफिसर थे जिनका नाम है दिनेश गौरव, इन्होंने पुलिस बुलाई। पुलिस के पास मामला रिटर्निंग ऑफिसर रह गया, जो वनराई पुलिस को मामला दिया गया। और ये फ्लैग किसने किया?
किसने इसकी आवाज उठाई? ये आवाज उठाई पोलिंग ऑफिसर ने, जो वहां काउंटिंग सेंटर में मौजूद था, दिनेश गौरव जिनका नाम है। ये अब आप देखिए कि देश में कितनी जगह होगी जहां पे दिनेश गौरव जैसे ईमानदार और सजग पोलिंग ऑफिसर मौजूद नहीं थे, जहां पे अपनी ड्यूटी को निभाने वाले रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद नहीं थे। क्या वो उनको नहीं दिखाई दिया? बिल्कुल दिखाई दिया होगा। ये एक राष्ट्रीय स्तर पर जांच का विषय है, एक बात। दूसरी बात, बड़ी सिंपल सी बात है राजीव जी, और हमारे सब दर्शक इसको समझते होंगे कि ओटीपी किसके फोन पर आता है। आपका बैंक अकाउंट है या आप कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, आपके पास ओटीपी आता है। जब ओटीपी को आप टाइप करते हैं तब वो पेमेंट क्लियर होता है बैंक से। वो कब होता है? जब उस बैंक अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। हम कोई ईमेल अपना खोलते हैं, कोई सोशल मीडिया का अकाउंट खोलते हैं, वो हमसे जब लॉगिन करते हैं तो ओटीपी मांगता है। बिल्कुल। वो ओटीपी से कैसे खुल जाता है वो सोशल मीडिया अकाउंट? क्योंकि उस सोशल मीडिया अकाउंट से हमारा, आपका या किसी का जिसके पास भी ओटीपी आता है, मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। अब सवाल पैदा होता है कि रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन काउंटिंग के सॉफ्टवेयर से कैसे जुड़ा हुआ था? ये कैसे कनेक्टेड था? ओटीपी अगर मान लीजिए कि उसको खोलना है तो ओटीपी रिटर्निंग ऑफिसर के मोबाइल फोन पर जाता। बिल्कुल जी। ओटीपी काउंटिंग ऑफिसर, जो वहां पोलिंग ऑफिसर मौजूद था, उसके मोबाइल फोन पे जाता, या चुनाव आयोग का कोई और जो अधिकारी हो जिसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो ईवीएम को खोल सकता है और काउंटिंग शुरू कर सकता है। ये ओटीपी एक कैंडिडेट के रिश्तेदार के मोबाइल फोन पे गया, ये कैसे गया? ये जांच का विषय है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट में हो रहा था तो देश की 100 जगह नहीं हो रहा था, इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल सही बात है। ये खड़े होते हैं राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। उन सीटों पे जहां भाजपा या एनडीए के कैंडिडेट हार रहे हैं और वहां पर क्या गारंटी है कि वहां पर इस मुंबई नॉर्थ वेस्ट जैसा कारनामा नहीं किया गया होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राकेश पाठक, हमारे साथी। आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब। और सीधा हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं आप समझ चुके हैं, मुंबई में खेला हुआ भयंकर बहुत बड़ा खेला और एक विश्वास तोड़ने वाला खेला। नरेंद्र मोदी गरज रहे थे, बरस रहे थे विपक्ष के ऊपर, इंडिया गठबंधन के ऊपर, कि ये लोग कह रहे थे, और मैं जब रिजल्ट देख रहा था, जरा सुन लेते हैं नरेंद्र मोदी के उस भाषण के उस अंश को सुन लीजिए और इस चर्चा को बढ़ाते हैं। और आज नरेंद्र मोदी को फिर से आकर कम से कम 4 लाइन तो बताना चाहिए कि यहां जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट में जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, आखिर कौन लेगा? क्या उनकी सरकार महाराष्ट्र वाली सरकार लेगी? क्या उनकी सरकार एनडीए वाली देश में जो सरकार है वो लेगी? क्या खुद नरेंद्र मोदी इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि हम आप जैसे मतदाताओं के साथ यहां छल कपट और बेईमानी नहीं हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी ये जवाब देंगे कि जो कुछ हुआ चंडीगढ़ में, जो अनिल मसीह ने किया, वो देश के कई अलग अलग जगहों पर इस चुनाव के दौरान नहीं हुआ है? ये गारंटी लेंगे नरेंद्र मोदी? ये सवाल ये देश पूछेगा। बढ़े जरा उससे पहले आगे, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनिए जो कह रहे थे उस दिन कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। सुनिए जरा। मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना,
और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। तो सुन रहे थे आप, ताले लग गए, ईवीएम ने चुप कर दिया। ताले खुले हुए हैं साहब, और ईवीएम पर सवाल अभी भी है। पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। एलन मस्क भले ही वो अमेरिका के चुनाव को लेकर कर रहे हों, लेकिन सुझाव उनके भी हैं। सुझाव राहुल गांधी ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कह रहे हैं, उधर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक उनका आपने ट्वीट देख लिया, आपने आधिकारिक ट्वीट अखिलेश यादव का देख लिया। मामला जो है बहुत गंभीर है, और सबसे बड़ी बात कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, तो जो ओटीपी वहां मौजूद अधिकारी के मोबाइल पे आना चाहिए, वो ओटीपी आखिर रविंद्र जो वाइकर है उसके एक रिलेटिव मंगेश के उस पे कैसे आता है, उसके मोबाइल पे कैसे आता है, और वो रिलेटिव कैसे उस सेंटर पे, नेस्को सेंटर जहां काउंटिंग हो रही है, वहां पहुंच गया। कैसे 681 सीटों से जीता हुआ बीजेपी शिवसेना उद्धव गुट का जो प्रत्याशी है अमोल कीर्तिकर, वो हार जाता है और ये रविंद्र जीत जाता है। कैसे होता है, ये सवाल तो उठता है। जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप, और क्या यहां से बहुत सारे जो शक के बादल हैं वो और मंडराते हुए सिर के ऊपर दिखाई नहीं देते? जी डॉक्टर साहब, पहले मोदी जी के कहे पर थोड़ी सी बात कर लें, फिर इस विषय में आएंगे। मोदी जी जब भी हर चुनाव के बाद ईवीएम पर विपक्ष की खिल्ली उड़ाते हैं, तो मुझे बार बार उन्हें याद दिलाना पड़ता है। मैं हर अवसर पर, हम डीवी लाइव पर भी वीडियो बना चुके हैं पिछली बार, कि ईवीएम पर सबसे ज्यादा आंसू बहाने वाली पार्टी तो बीजेपी थी। 2004 और 2009 में जब बीजेपी चुनाव हारी थी, तो जीवीएल नरसिंह राव ने किताब लिखी थी, पार्टी के महासचिव। ये हम अपने स्क्रीन पर अभी उस किताब का मुख्य पृष्ठ भी दिखा रहे हैं। डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो सब जानते हैं बीजेपी 2004 और 9 में हारने के बाद ईवीएम पर संदेह करती थी, उसे लगता था इसे हैक किया जा सकता है। और आज तो दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट्स में से एक एलन मस्क ने कल कहा है कि, और अभी जब राजीव चंद्रशेखर ने, राजीव जी, बड़ी मजेदार बात यह है कि राजीव चंद्रशेखर जो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थे जी, उनके ट्वीट पर फिर लिख दिया एलन मस्क ने कि ईवीएम एवरीथिंग कैन बी हैक्ड। ये लिखा है एलन मस्क ने। इंसान की बनाई हुई मशीन को हैक क्यों नहीं किया जा सकता? जिसने मनुष्य ने सारी प्रोग्रामिंग उस मशीन की है, वो हैक भी कर सकता है। अब आते हैं इस विषय में। अभी प्रशांत जी जो ओटीपी की बात कर रहे थे और आप भी कह रहे हैं, एक तो चीजें और उसमें जोड़ना चाहता हूं। हमारे जितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं, प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, हम जब उसे किसी दूसरी डिवाइस पर ओपन करना चाहते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं, अगर हमने लैपटॉप में कर रखा है और हम किसी मोबाइल पर उसे खोलेंगे, तो बाकायदा ओटीपी मांगेगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है इन सब चीजों का। ये तो बहुत साधारण सी चीजें हैं, बहुत साधारण चीजें हैं सर। अगर मेरा फेसबुक अकाउंट मंडला जिले के किसी गांव में किसी डिवाइस पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, फोन पर खोलने की कोशिश की गई, तो उसका मैसेज भी मेरे पास आ जाता है, आपके पास भी आएगा जब भी आपकी कोई प्रोफाइल ऐसी करेगा कोशिश खोलने की। तो ये इतनी साधारण चीजें हैं, तो ईवीएम में ये सब क्यों नहीं हो सकता? और मुंबई की जो घटना है बड़ी स्पष्ट है कि संबंधित जो प्रत्याशी है वाइकर, रविंद्र वाइकर, जो विजयी घोषित किया गया है, उसके रिश्तेदार के मोबाइल पर वो ओटीपी आया है। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया है, अब उसके कॉल रिकॉर्ड छाने जा रहे हैं। तो मैं प्रशांत जी की बात में ही अपनी बात मिलाना चाहता हूं कि जब एक सीट पर यह संभव है, तो देश भर में हर राज्य में सिर्फ 2-2 सीटों पर कर लिया तो 100 सीटें हो गई। बिल्कुल पूरे राज्यव्यापी पूरे देश में ये सब करने की जरूरत नहीं है। पहले से आशंकित या आकलित ऐसी सीटें जहां बीजेपी को लगता हो कि चुनाव जीतना कठिन होगा, अगर वहां ये वाला मॉडल अपना दिया गया, मुंबई मॉडल, रविंद्र वाइकर मॉडल, तो देश का जनादेश पूरी तरह पलट सकता है, जो कि इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। लगातार इस तरह की खबरें राजीव जी आ रही हैं कि कम से कम 100-125 सीटें ऐसी हैं जिनको कुछ ना कुछ गड़बड़ करके हारा जीता किया गया है।
अब सवाल यह है कि दुनिया में हर कोई ये मान रहा है कि ईवीएम हैक की जा सकती है। एलन मस्क ने मान लिया है हैक की जा सकती है। दुनिया के यूरोप और अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों में ईवीएम हटाई जा चुकी है। तो अब हमें ही ऐसी कौन सी जिद बची हुई है सर? भारतीय जनता पार्टी या भारत के निर्वाचन आयोग ने ही ऐसी कौन सी गंगाजली उठाकर कसम खा ली है कि जब तक सूरज चांद है तब तक ईवीएम से ही चुनाव कराया जाना है? अंतिम बात, दो बातें लोग अक्सर कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव होने के बाद बूथ कैप्चरिंग वगैरह बंद हो गई है। पहले जब मतदान पेटियां लूट जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी। उसके पीछे वजह ईवीएम नहीं है। बूथ कैप्चरिंग इसलिए रुकी है कि अब पैरामिलिट्री फोर्सेस चुनाव में ज्यादा तैनात किए जाते हैं, ज्यादा सुरक्षा बल तैनात होते हैं। तो जो मशीन हो, चाहे वोटिंग की पेटी हो, लूटना अब संभव नहीं बचा सुरक्षा कारणों से। नंबर दो, दूसरा बहाना राजीव जी ये किया जाता है कि वोटों की गिनती में उसमें समय बहुत लगता है। हम लोग भी जानते हैं, हम सब ने रिपोर्टिंग की उस दौर की। लेकिन अब हमने देख लिया, अभी 4 जून को ईवीएम से गिनने में भी कितनी रात हो गई थी। अगले दिन सवेरे तक चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर रहा था। तो इस गिनती से कागज के मतपत्र की गिनती में मान लीजिए 10 घंटे और ज्यादा लग जाएंगे, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? एक बार पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव होने के लिए अगर देश का बहुसंख्यक मतदाता, बहुसंख्यक राजनीतिक दल कागज के मतपत्र पर वोटिंग कराना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? इस सरकार को ऐसी कौन सी परेशानी है? परेशानी राजीव जी वही है कि फिर उसमें इस तरह के वाइकर मॉडल, मुंबई मॉडल लागू नहीं किए जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, वाइकर मॉडल या मुंबई मॉडल लागू नहीं किया जा सकता। मुंबई का नॉर्थ वेस्ट इलाका, नॉर्थ वेस्ट सीट कह लें, और उस सीट पर एक चुनाव जीतते हुए 681 वोटों से घोषित किए जाते हैं, विजयी घोषित कर दिए जाते हैं। सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, लेकिन विजयी घोषित कर दिए जाते हैं अमोल कीर्तिकर, शिवसेना उद्धव गुट के, और उसके बाद इन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है। रिकाउंटिंग होती है और रिकाउंटिंग में इन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है। शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर इन्हें हरा देते हैं, और हराते कितने से हैं? मात्र 48 वोटों से। यह मामला आगे बढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहां पर प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि इस मामले को उजागर कौन करता है, इस मामले को उजागर करता है, जरा प्रशांत जी एक बार फिर से क्या कुछ, कैसे यह मामला सामने आता है, एक बार फिर से हमारे उन तमाम दर्शकों के लिए आप बताइए जो बाद में जुड़े हैं, और तमाम साथी जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस बिग ब्रेकिंग में। सबसे बड़ी बात कि ईवीएम पर जो चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, यह रिपोर्ट आपकी, हमारी, सबकी, जो अभी तक जो एक भरोसा है, उस भरोसे पर कहीं ना कहीं तलवार लिए खड़ी हुई नजर आती है। भरोसे को बिल्कुल तार तार करते हुए ये रिपोर्ट नजर आती है, क्योंकि यहां से नरेंद्र मोदी का वो जो अहंकार बोलता हुआ, अहंकार के साथ बोलते हुए वो जो भाषण दे रहे थे, वो भाषण भी यहां पर कहीं ना कहीं छत विछत होते हुए नजर आता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग ईवीएम की अर्थी निकालेंगे, ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम जिंदा है कि मर गया, यह कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी की बात को ही यहां पर आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन चलिए आगे जरा बढ़ें, जरा प्रियंका चतुर्वेदी क्या कुछ कह रही हैं सुन लेते हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है, सुनते हैं इसी मसले पर क्या कह रही हैं, और फिर आते हैं प्रशांत टंडन जी आपके पास। सुनिए। नमस्कार। आज इलेक्शन को लेकर एक और गंभीर आरोप सामने आया है इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, जो पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन कर रही है एक एफआईआर को लेकर। हाल ही में जब 4 जून को चुनाव हुए थे, तो मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे उम्मीदवार, महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर जी को घोषित किया गया था कि वो हार गए हैं 48 वोट से, और जो विजयी घोषित किए गए थे वो रविंद्र वायकर हैं, जो एक शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी से गद्दारी कर शिंदे पक्ष में गए थे। हाल ही में पक्ष में गए थे क्योंकि उनको ईडी और सीबीआई का डर था, उनको जेल जाने का डर था, और उसी के चलते उन्होंने एकनाथ शिंदे का हाथ थामा था और उनको उम्मीदवारी घोषित की गई थी महायुति की तरफ से। जब वोट काउंटिंग शुरू हुई, प्रक्रिया शुरू हुई, वोट काउंटिंग में उनको अमोल कीर्तिकर जी लीड कर रहे थे, यहां तक कि 2200 वोट से उनको विनर डिक्लेयर कर दिया था। फिर बाद में उन्होंने रिकाउंटिंग रविंद्र वायकर ने मांगी। 2 बार रिकाउंटिंग के बाद अचानक से ही खबर आती है कि 48 वोट से रविंद्र वायकर जी की जीत हुई है।
फिर बाद में चौंकाने वाली बातें सामने आई। ये पता चला एक अरोरा जी जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और एक शाह जी जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने वनराय पुलिस स्टेशन को अप्रोच कर कहा कि किस तरीके से रविंद्र वायकर के साले वो एक मोबाइल फोन बिल्कुल भी काउंटिंग एरियाज में अलाउड नहीं है। 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी हैं और किसी को भी ये अनुमति नहीं दी गई है कि वो मोबाइल फोन्स लेकर जाएं, और वो मोबाइल फोन लेकर गए थे। इसको लेकर उन्होंने कंप्लेन की थी पुलिस स्टेशन पर, वनराय पुलिस स्टेशन पर। एफआईआर दर्ज करने में देरी लग रही थी कि पुलिस स्टेशन कह रही थी कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। फिर एफआईआर दर्ज हुआ। अमोल कीर्तिकर जी ने सीसीटीवी फुटेज मांगी उस दिन की जिस दिन वोटिंग चल रही थी। 77 कैमराज हैं और उनका अधिकार बनता है कि सीसीटीवी फुटेज वो मांग सकते हैं, पर उनको वो सीसीटीवी फुटेज डिनाई कर दिया गया। और सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस भी मांग रही है टू एस्टैब्लिश दैट क्लेम। पर खैर, इन्वेस्टिगेशन में अब सामने ये आ रहा है कि ये जो मोबाइल फोन था उस पे ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जो होता है, ओटीपी आ रहा था। और जो मंगेश पांडलीकर हैं जो उनके साले हैं, उनके साथ एक और जन पे एफआईआर दर्ज हुई है, वो है दिनेश गुर्रव। दिनेश गुर्रव कौन है? वो ऑनकोर जो ऑपरेटर है, पोल पोर्टल जो होता है, ऑपरेटर है और इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। ये दोनों का नाम आ रहा है कि ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे और ओटीपी उनके हाथ पे आ रहा था और वो उसके माध्यम से पोस्टल बैलेट्स की हेराफेरी हुई है। तो क्या ये गंभीर चीज नहीं है? क्या ये सब चीज का संज्ञान लेकर इलेक्शन कमीशन को ये जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसको ऑन होल्ड नहीं रख देना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर हम फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं तो अगर इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन, और वो भी मुंबई पुलिस में, यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं बोल रही हूँ, मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बता रही है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये सही होगा कि अभी तक जो कंट्रोवर्सी चल रही है इन्वेस्टिगेशन के जो दायरे में है और एक जीता हुए कैंडिडेट को आपने हरा दिया, 48 वोट से हरा दिया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म ना होने तक क्या रविंद्र वायकर को ओथ लेना लाजमी होगा? और मैं कहती हूं अगर इलेक्शन कमीशन फिर भी इसमें विफल रहा तो कोर्ट्स तो हैं ही, हम जुडिशरी से उम्मीद करेंगे कि जुडिशरी इसमें स्टेप इन कर जो सही है काम करे। जैसे कि चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव हुआ था, सीसीटीवी के सामने दिख रहा था कैसे अनिल मसीह जो हैं वो पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे। ये भी एक मैनिपुलेशन है। और अगर इसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन नहीं लेता है तो इलेक्शन कमीशन की खुद की भूमिका पे बहुत गंभीर सवाल उठेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेकर इस पे कठोर कार्रवाई करेंगे और देश में जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए उसकी निष्पक्षता को बरकरार रखेंगे। धन्यवाद। पाठक जी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर जो मुंबई वेस्ट नॉर्थ वेस्ट सीट से आई है और 48 सीटों से शिंदे गुट शिंदे गुट की जीत होती है। और लेकिन वहां पर पहले जीत घोषित कर दी जाती है शिवसेना उद्धव गुट की, और उसके बाद की पूरी कहानी जो यहां पर बता रही थी प्रियंका चतुर्वेदी, ये कहानी चौंकाने वाली भी है और कहीं न कहीं एक घबराहट भी पैदा करती है कि क्या ऐसा ही और भी जगह हुआ। और जैसे प्रशांत टंडन जी थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि अगर 100 सीटों पे ऐसा हो गया तो आप समझ लीजिए 100 सीटें तो ऐसे ही बढ़ गई। और अब तो कुछ ऐसी सीटें दिखाई दे रही हैं जहां पर कुछ ना कुछ हंगामा किया गया, आखिरी समय में तोड़फोड़ की गई, आखिरी समय में लाइट्स काटे गए। ये सब कुछ क्या इसीलिए किया गया था कि कुछ सीटों पे, और जो डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे थे कि कुछ ऐसे चुनिंदा जगहों पे आप हर जगह सब कुछ मत कीजिए, लेकिन आपको जब पता है कि हाँ ये सीटें हमारे लिए कमज़ोर हैं या यहाँ हमको एनी हाउ जीतना है, उन सीटों के लिए आप पहले से तैयारी कर लीजिए और अपनी सरकार आप बना लीजिए। उसके बाद आप आइए भाषण दीजिए और भाषण में कहिए कि ईवीएम जिंदा है या मर गया। यानी आप आराम से चादर तान के सो रहे थे और आपको ये उम्मीद थी कि कुछ भी हो जाए प्रधानमंत्री तो हम ही बनेंगे, सरकार तो हमारी ही बनेगी क्योंकि सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, ये माना जाए। प्रशांत टंडन जी, इस लोकतंत्र पे गंभीर ये सवाल खड़ा होता है और उसके साथ साथ सवाल खड़ा होता है इस देश के चलाने वाले जो ऐसे लोग हैं उनके ऊपर भी, क्योंकि आखिर कर क्या रहे हैं, इस लोकतंत्र के ऊपर धब्बा क्यों आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल उठते हैं प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, सबसे बड़ा सवाल तो राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और बाकी दो जो चुनाव आयुक्त हो उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा होता है।
उनके इंटेंट पे, उनकी मंशा पे सवाल खड़ा होता है, उनकी कार्य कुशलता पे सवाल खड़ा होता है, उनकी ईमानदारी पे सवाल खड़ा होता है। शुरू से आप देखिए कि चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू होती है, जिस तरीके से चुनाव का शेड्यूल बनता है, जिस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एक तरफा होकर इलेक्शन कमीशन जो है वो लागू करता है और नरेंद्र मोदी के तमाम सारे जो भड़काने वाले या नफरती बयान है उनको इग्नोर करता है, तो इलेक्शन कमीशन पे सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस इलेक्शन कमीशन को अब सामने आके बताना चाहिए एक बात। दूसरी बात कि जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट में जो चीजें दिखाई दे रही हैं जी, मैं दोहरा रहा हूं अपने आप को राजीव जी, 2-3 बहुत संगीन बातें हैं। एक कि रिश्तेदार, कैंडिडेट का रिश्तेदार वहां पे मोबाइल फोन लेकर कैसे गया, और उससे भी ज्यादा बड़ी गंभीर बात है कि उसके फोन पर ओटीपी आ रहा है, यानी काउंटिंग का सिस्टम जो पूरा सॉफ्टवेयर है, चाहे वो इलेक्शन के पोस्टल बैलेट का इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है या वो ईवीएम का है, इसका अगर ओटीपी उसके फोन पर आ रहा है कैंडिडेट के रिश्तेदार पे, तो ये तो पूरे चुनाव प्रक्रिया पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। और वही ये पुलिस के पास कैसे गया, अभी प्रियंका जी बता रही थी, पुलिस के पास गया मामला, वहां के रिटर्निंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर ले गए। निर्दलीय लोगों ने तो केवल एक ऑब्जेक्शन किया कि इसका फोन कैसे आ गया जी, लेकिन ओटीपी का जो मामला है वो गया और पुलिस ने इसको फोरेंसिक लैब में इनका फोन भेज दिया। तो ये पुलिस की कार्रवाई है, ये वहाँ के पोलिंग ऑफिसर की कार्रवाई है, वहाँ के इलेक्शन ऑफिसर की, काउंटिंग ऑफिसर की जो है उसकी मुस्तैदी है कि उसने ये काम किया। क्या ये घोटाला या इस तरीके की बात उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में 100 जगह नहीं हो रही थी? इस बात की क्या गारंटी है कि ओटीपी कहाँ जा रहे थे? तो इसका स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग को आकर देना चाहिए। और डॉक्टर साहब राजीव कुमार ने पूरे बहुत ही इसको कहें कि मजाक के तौर पे इस चुनाव आयोग को चलाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शायरियां पढ़ रहे हैं। ये शायरी पढ़ने का इतना बड़ा ये मामला है, वो शायरी से आप उसको नहीं टाल देंगे। जी डॉक्टर साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा था प्रशांत जी, संभवतः रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस को एफआईआर करने से रोक रहे थे। जो खबर परसों तक आई है, एफआईआर तो अब हुई है, शुरू से रिटर्निंग ऑफिसर नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई एफआईआर हो। महाराष्ट्र के अखबारों में इसी तरह की खबर छपी है, वो तो बाद में लगातार ये प्रयास जारी रहे तब एफआईआर हुई है। तो जो लोग उस चुनाव प्रक्रिया में शामिल थे उन्होंने तो काफी कोशिश की इस तरह की कोई एफआईआर ना हो। अब पुलिस ने उसका कॉल रिकॉर्ड वगैरह निकलवाने के लिए सीडीआर निकलवाएंगे अब उसकी, जो भी उस मोबाइल जो मोबाइल इस्तेमाल हुआ इस पूरी प्रक्रिया में। जहां तक निर्वाचन आयोग की भूमिका का प्रश्न है, जिस अहंकार से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो सब हम लोगों ने देखा था। किसी सीधे सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया था। सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की इतनी गंभीर शिकायतें थी, उन पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वो तो चीन कर अपने पराये में भेद करके चिट्ठी पत्री और नोटिस देने का काम कर रहे थे। यानी भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका भी इसमें संदेह के घेरे में ही नहीं है बल्कि जांच के घेरे में है। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट के किसी या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कोई आयोग बने, इस पूरे चुनाव में जो ईवीएम को लेकर धांधलियां हुई हैं, जितनी शिकायतें देश भर में आई हैं, उन सबको कहीं एकजाई करके या तो वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग बने और वो इसकी पूरी जांच करे। ये चुनाव देश के भाग्य को निर्धारित करने वाला था। यद्यपि हर चुनाव होता है, लेकिन इस बार तो संविधान और लोकतंत्र को जिस तरह खतरा था, जिसको लेकर चुनाव पूरा इसी मुद्दे पर लड़ा गया,
उसमें अगर पूरी प्रक्रिया में जितनी गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच तो होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए, कम से कम जांच। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन आखिर है कहां? और चुनाव के दौरान जो हमारे दोनों साथी कह रहे हैं कि आखिर आपसे जब सवाल पूछे जा रहे थे तो आप वहां शेरो शायरी कर रहे थे। कम से कम आपका जो काम है और उसमें भी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, उसको बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? हो सकता है आपने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन भरोसा कैसे आप जीतेंगे इस देश की जनता का? ये जो कुछ हो रहा है, ये क्या आपके भरोसे को नहीं तोड़ता है? ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। अखबारों ने जो छापा है, क्या वो गलत छापा है? जो खबरें हम अभी बता रहे हैं, क्या वो खबरें गलत हैं? या कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं राजीव कुमार जी, और आपके ऊपर अगर सवाल उठ रहे हैं तो इसका जवाब आपको देना होगा। वरना जैसे अभी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कोर्ट तो है ही और हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ही, लेकिन उससे पहले कोर्ट जाने की नौबत क्यों आए और कई दिनों तक इंतजार क्यों करना पड़े? कोर्ट में याचिका लगाते हैं आप, उसके बाद इस याचिका का जवाब मांगा जाता है। पहले आपके पास यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास नोटिस भेजा जाता है, आपको 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। उसके बाद फिर मामला आता है, फिर उसके सुनवाई होती है। सुनवाई भी कई दिनों तक, घंटों चलती है। उसके बाद में फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। वन फाइन डे क्या होता है कि कुछ डायरेक्टिव्स के बाद उस याचिका को कहीं किनारे लगा दिया जाता है। क्या इसी प्रक्रिया से इस देश का लोकतंत्र गुजरेगा? क्या इसी प्रक्रिया से इस देश में चुनाव होंगे? बहुत सारे सवाल तो उठते खड़े होते हैं। इन सवालों के बीच क्या नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट ही अकेली है? क्या उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद सीट उसमें नहीं आती? क्या उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट नहीं आती इसमें? क्या उत्तर प्रदेश की ऐसी और भी बहुत सारी सीटें हैं? ऐसी बहुत सारी सीटें बिहार की हैं। ऐसी बहुत सारी सीटें हो सकती हैं कि मध्य प्रदेश की रही हो। वो हो सकता है ऐसी बहुत सारी सीटें राजस्थान की रही हो, हरियाणा की रही हो, गुजरात की रही हो। क्या ऐसी सीटें नहीं हैं जहां पर ऐसा खेला हुआ है? सवाल तो उठते हैं, लेकिन ये जो खेला हुआ है ये बहुत गलत है। और यहां से कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, एक्सपोज हो रहा है हमारा चुनाव आयोग। ये तो तय मानिए। एक कमेंट जल्दी से चाहता हूं, प्रशांत टंडन जी। देखिए, जो राजीव जी, वो काउंटिंग का सिस्टम था, जो पोस्टल बैलेट का इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग का सिस्टम था, उसका सॉफ्टवेयर था एनकोर। उसका ऑपरेटर है दिनेश गौरव, जो एक्यूज बनाया गया है। तो पोलिंग ऑफिसर कौन था उसका नाम अभी नहीं आया मीडिया में। तो अब ये जो पूरा मामला है कि ये एनकोर सिस्टम तो पूरे देश में होगा, तो इस पूरे देश में इस तरीके का काम हो रहा होगा। इसको हम क्यों मान लें कि ये नहीं हो रहा होगा, जब तक कि इसकी बहुत ही पुष्ट और एविडेंस इसका ना मिले कि ये बाकी जगह नहीं हुआ। ये काम इलेक्शन कमीशन का है अपने जरिए संतुष्ट करने का कि ये है। और ये संतुष्टि कैसे होगी? ये संतुष्टि इस इलेक्शन कमीशन के बयान से नहीं होगी। इस इलेक्शन कमीशन ने तो कार्यकर्ताओं के काम किया है। ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से होगी, जो डॉक्टर राकेश कह रहे हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई जांच बैठे और इस पूरे इलेक्शन सिस्टम की जांच करे। कम से कम वहां पे जहां पे हार जीत का मार्जिन 25-30 हजार वोट ही है। हम मान के चले कि जहां 1.5 लाख या 2 लाख का मार्जिन है, वहां पे गड़बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन 25-30 हजार के मार्जिन में तो गड़बड़ी और फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि दूसरा जो एक मामला आ रहा है, जो अभी जिस पर रिसर्च चल रही है, कि 362 लोकसभा सीटों पर 5.5 लाख ईवीएम वोट निरस्त हुए हैं। ये निरस्त कैसे हो गए? आप जैसे पेपर बैलेट है, किसी ने 2 जगह निशान लगा दिया तो निरस्त होता है, कोई पेपर फट गया तो निरस्त होता है, कोई उस पर पानी गिर गया, कुछ और बात हो गई तब निरस्त होता है। ईवीएम का वोट कैसे निरस्त होता है?
वो तो बत्ती जल गई लाल, उसमें आवाज आ गई, वो तो काउंट हो गया। 5.5 लाख वोट निरस्त हुए हैं। इन निरस्त वोटों की भी काउंटिंग होनी चाहिए कि किनके वोट निरस्त हुए हैं। क्या इन निरस्त वोटों ने परिणाम को प्रभावित किया है? उसके अलावा 35,000 सरप्लस वोट, यानी जो ईवीएम के काउंट में या फॉर्म 17B में नहीं थे, वो कहीं से आ गए। 35,000 वोट, वो किन सीटों पे वो 35,000 वोट आए हैं? कितनी जगह पे? 176 सीट पे जी। तो कहीं 2 आए होंगे, कहीं 4 आए होंगे, कहीं 500,000 भी आए होंगे, कहीं 5,000 भी आए होंगे किसी सीट पर। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि 35,000 वोट कहां से आ गई है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनकी जांच एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से होनी चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन के बाहर हो। इस इलेक्शन कमीशन पर लोगों का विश्वास नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है। ये भरोसा इलेक्शन कमीशन कैसे बनाए, बरकरार रखे। और सबसे बड़ी चीज़ कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट 48 सीटों से जीतने वाली शिवसेना शिंदे गुट के ऊपर अभी खतरा मंडरा रहा है। और खासकर रविंद्र जो वाइकर हैं, इनकी जीत तो घोषित होती है, लेकिन इनके रिश्तेदार मोबाइल लेके जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो इलेक्ट्रॉनिकली जो पोस्टल बैलेट है उसकी जब काउंटिंग होती है तो वहाँ पर जो OTP उसको खोलने के लिए, उस पोस्टल बैलेट मशीन को खोलने के लिए जब उस पे OTP मांगा जाता है तो ये OTP इस रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार मंगेश के उस पे आता है, मोबाइल पे आता है। आखिर ये मंगेश के मोबाइल पर कैसे आता है, ये एक बड़ा सवाल है कि और मंगेश पांडिलकर इसके मोबाइल पे कैसे आता है, यहीं से एक सवाल उठता है। और यहाँ से धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ता है और इसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें से पहला नाम इसी मंगेश पांडेलकर का है, दूसरे हैं गुरब जो हैं ये दिनेश गुरब, ये भी वहीं पे हैं। और दिनेश गुरब इनकोर जहाँ पर जिसके ज़रिए ये किया जाता है, यानी अपडेट किया जा रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे है, उसका संचालक वहां होता है दिनेश गुरब। और इन दोनों के मोबाइल जब्त कर लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, मोबाइल के अंदर और क्या कुछ है इसकी फॉरेंसिक जांच के लिए इसको भेज दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मांगे जा रहे हैं तो वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। ये भी आप सुन रहे थे, प्रियंका चतुर्वेदी बता रही थी। तो ये मामला गड़मड़ नहीं है, बल्कि इस मामले के साथ साथ बहुत सारे मामले अभी और जो हैं, बहुत सारे सवाल और खड़े होते हैं। और जिसमें कई सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, कई अलग अलग राज्यों की सीटें हैं, उन पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मसले को आगे बढ़ाएगा, देखेगा, स्वतः संज्ञान लेगा? और जो सवाल एक और भी खड़ा होता है यहाँ पे कि जिस तरह का घोटाला बिल्कुल कैमरे में कैद हुआ था चंडीगढ़ में, क्या वैसा ही घोटाला यहां भी किया गया है? क्या वैसा ही घोटाला कई और जगहों पे किया गया है? और क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी बहुत ही आश्वस्त थे कि आने वाला चुनाव हम ही जीत रहे हैं और 370 हम ही लेके आ रहे हैं, या 370 ना लेके आए लेकिन सरकार हम ही बना रहे हैं? और क्या इतने आश्वस्त थे कि अहंकार में उन्होंने ये भी कह दिया कि अब ईवीएम जिंदा है या मर गया? ये भी पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं। एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे। राजीव जी, 2-3 बातें छोटी छोटी जोड़ना है। नंबर 1, जो प्रशांत जी ने कहा कि 5,54,000 या 5,48,000 वोट डिस्कार्ड हुए हैं ईवीएम मशीन में, सिर्फ एक कारण से हुए हैं। मैंने जो कुछ चुनाव अधिकारियों से बात की प्रशांत जी, कि जो मॉक पोल शुरू में सुबह होता है, बहुत सारे पीठासीन अधिकारियों ने भूलवश या जानबूझकर, हम नहीं जानते उनकी मंशा क्या है, उसे इरेज नहीं किया था, डिलीट नहीं किया था। लेकिन वो संख्या भी 5 लाख 5.5 लाख नहीं हो सकती। जो कागज का मतपत्र होता था उसमें निरस्त होने का एक कारण यह भी होता था कि वो जो स्वास्थ्य का चिन्ह हम सील ठप्पा लगाते थे, वो अगर 2 प्रत्याशियों के नामों के बीच की लाइन है उस पर कहीं लग गया वोट डालते समय मतदाता की ओर से, या कोने में लग गया, दाएं बाएं लग गया, तो वो समझ में नहीं आता था कि आपने ऊपर के प्रत्याशी को दिया है या उससे नीचे जिसका नाम छपा उससे वोट दिया है। तो वो हमेशा वोट हटा दिए जाते थे।
लेकिन ईवीएम में किसी भी तौर पर यह संभव नहीं है कि इतने सारे वोट अवैध पाए जाएं, अवैध माने जाएं, डिस्कार्ड किए जाएं। एक बात। दूसरी बात आपने कहा था प्रशांत जी और राजीव जी, हमारा आप लगातार चर्चा कर ही रहे हैं जी कि 10-20 हजार वोटों की जीत हो तो उसमें जरूर संदेह हो सकता है। यहां तो इस 2024 के परिणाम में बहुत बड़ी संख्या ऐसी सीटों की जहां पर हार जीत कुछ 100 से लेकर 5,000 और 10,000 के बीच है, वो संख्या भी आ चुकी है। कई सारे रिसर्च करने वालों ने सामने रख दी है कि कितनी सीटें ऐसी हैं जिनमें 5,000 के से कम के अंतर पर हार जीत हुई हो। कोई भी जीता हो, हम नहीं कह रहे कि बीजेपी ही जीती है, बहुत सी सीटें ऐसी होंगी जहां कांग्रेस के प्रत्याशी भी कम वोटों से जीते हैं। अंतिम बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो संदेह है वो उसका निवारण बहुत आसानी से हो सकता है। जिन दो लोगों के मोबाइल पर ये ओटीपी आ रहा है, मान लीजिए उन्होंने 4 जून की रात के बाद वो डिलीट कर दिया हो अपने मोबाइल में से, ओटीपी जो मैसेज आया वो डिलीट कर दिया, तब भी तकनीक इतनी उन्नत है कि पिछले समय में आपके द्वारा भेजे गए संदेश, कोई भी वॉइस मैसेज तक, कोई भी चैटिंग रिस्टोर की जा सकती है। सब कुछ संभव है। फॉरेंसिक लैब में जाकर इन दोनों के मोबाइल उस समय, उस घटना के दिन, मतगणना के समय कितने बजे कितने मिनट पर कहां थे, उनकी लास्ट लोकेशन तक आ सकती है, वो मोबाइल कहां मौजूद थे। ये सब चीजें इसी एक केस से साबित हो सकती हैं कि इस देश में चुनाव 2024 का बहुत ज्यादा संदेह के घेरे में हुआ है और इसका खुलासा होना ही चाहिए। देश जिस तरह सोच रहा था, जिस तरह मताधिकार का प्रयोग करने जा रहा था, परिणाम पूरी तरह वैसे नहीं आए हैं। हम और आप भी पूरी तरह सही इसलिए साबित नहीं हुए क्योंकि किसी ने किसी तरह से जनादेश को बदलने की कोशिश की गई, फिर भी हमारा ही आकलन सबसे करीब बैठा था। तो ये चीज देश के सामने आनी चाहिए कि गड़बड़ियां कहां कहां हुई और किस किस तरह से हुई हैं। ये तो प्रशांत जी, राजीव जी, एक तरीका है जो हमारे सामने आ गया मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट का कि इस तरह से गड़बड़ी हुई है। कुछ और भी तरीके रहे होंगे, हम नहीं जानते, और किस किस तरह से गिनती को प्रभावित करने की कोशिश की गई, कुल योग करते समय क्या कर दिया गया हो, इसकी क्या गारंटी है। तो ये सारे सवाल किसी निष्पक्ष और सर्वोच्च जांच से ही सामने आ सकते हैं। यद्यपि हमारा निर्वाचन आयोग एक स्वायत्तशासी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उसको कई तरह से संवैधानिक इम्यूनिटी मिली हुई है, उसे वो सुरक्षा मिली हुई है, फिर भी देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है। लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाता के मत की रक्षा सर्वोपरि है। इसलिए हम तो एक नागरिक के तौर पर यही मांग कर सकते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जी राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। लेकिन सवाल कई हैं, इन सवालों का जवाब भी मिलना चाहिए कि आखिर क्या ये सिर्फ एक सीट है या ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर ऐसे घोटाले हुए होंगे। 543 सीट लोकसभा की हैं और 543 सीटों पे अगर आप निगाहें दौड़ाने की कोशिश कीजिए तो आपको सबसे पहले आपके सामने एक सवाल सामने आता है कि इसी लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले चंडीगढ़ में जो चुनाव होता है और वहां पर अनिल मसीह कैमरे पर कैद होता है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। देखिए अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, अनिल मसीह अभी तक बचाया जाता रहा है। अब इस पर क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इतना ज़रूर है कि कई सारे सवाल हमारे आपके सामने खड़ा करता है। और इन सब के बीच जो चौंकाने वाली रिपोर्ट उत्तर पश्चिम से है, वो रिपोर्ट बहुत कहें तो दुखदाई है। इस रिपोर्ट के बाद इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं यहाँ से चुनाव आयोग के ऊपर या चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए। और ये आरोप जो चुनाव आयोग लगाता है लगातार, चाहे मीडिया के लोग सवाल करें तब या सिविल सोसाइटी के लोग इलेक्शन के इस पद्धति पर, यानी कि ईवीएम पर अगर कोई सवाल या निशान खड़े करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं, तो फिर चुनाव आयोग या राजीव कुमार जो बातें कहते हैं या नरेंद्र मोदी जो बातें कहते हैं वो सरासर गलत है
और यहाँ पर इनको जवाब देना चाहिए। इस लोकतंत्र में जवाब मांगा जाता है, जनता को जवाब देना चाहिए। तो चौंकाने वाली रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के बारे में और भी बहुत सारी बातें आगे होती रहेंगी। अभी इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े आप लोग, और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे। इस खबर में आप सब जानते हैं कि खबर जो है वो यही है कि शिवसेना उद्धव गुट के कैंडिडेट मुंबई उत्तर पश्चिम से जीतते हैं, जीत घोषित हो जाती है 681 वोटों से। लेकिन उस बीच काउंटर होता है पराजित टीम की तरफ से, यानी कि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से, और रिकाउंटिंग होती है। रिकाउंटिंग जो होती है उसमें जो ईवीएम बैलेट पेपर है, इलेक्ट्रॉनिकली जो बैलेट पेपर आया हुआ है, उसकी रिकाउंटिंग होती है और उसमें 48 वोटों से वो विजयी घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन यहां से एक घोटाला सामने आता है कि आखिर शिंदे गुट का जो कैंडिडेट है रविंद्र वाइनर, उनका रिश्तेदार वहां मोबाइल लेकर के क्या कर रहा था और उसके मोबाइल पर ओटीपी कैसे आता है, बड़ा सवाल है। चलिए जरा आप भी सोचिएगा। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन इन्वेस्टिगेशन के बीच बहुत सारे दूसरे सेंटर्स की तरफ भी आपके ध्यान आकर्षित होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, चाहे अन्य राज्य हो। और क्या इन राज्यों में चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, इसका जवाब हमें और आपको देने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब देश का जो चुनाव आयोग है उसको देने की जरूरत है। इस कार्यक्रम को अभी यहीं समाप्त करता हूं और फिर शाम 7 बजे आप देखना मत भूलिए न्यूज पॉइंट। हर शाम 7 बजे मैं लेके आता हूं। न्यूज पॉइंट में भी और विस्तार से चर्चा होगी, और चर्चा न्यूज पॉइंट पे हम जरूर करेंगे कि लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में कैसे घिरी हुई है मोदी सरकार, एनडीए सरकार, और कैसे यहां से एक गंभीर चुनौती पेश करने जा रहा है इंडिया की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को हम आज आपके सामने लेकर आएंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, बहुत शुक्रिया।